हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा 1.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया था। आज हम करेंगे 1.1 का उदाहरण। तो पहला उदाहरण क्या कह रहा है? कह रहा है संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कह रहा है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ये जो बता रहा है कि 4 के पावर n लिखा गया है जो n, वो एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है। हमें जांच करना है कि n का कोई ऐसा मान है। कैसा मान? जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो, यानी कि 0 पर समाप्त हो। हमसे कहा गया है ये जो 4 के पावर n संख्या है उस पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? ये विचार करना है कि क्या 4 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है। तो n यहाँ पर क्या दिया है? प्राकृतिक संख्या। ये हो गया 4 के पावर n। जो n है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो n के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर 4 के पावर 1 है तो क्या आएगा? 4। 4 के पावर 2 है तो क्या आएगा? 16। अगर 4 के पावर 3 है तो क्या आएगा? 64। अगर 4 के पावर 4 है तो क्या आएगा? 4 चौक 16, 16 चौके 64, और 64 चौके ऐसे कर लो। 64 चौके कितना होगा? 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 छक 24, 24 1 25। 4 के पावर 4 क्या आएगा? 256। अब यहाँ पर देखो एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न दिखाई देगा। क्या? देखो, जब 4 के पावर हमने 1 किया तो 4 आया, 4 के पावर 2 किया तो 16 आया, जब 4 के पावर 3 किया तो 64 आया, जब 4 के पावर 4 किया तो कितना आया? 256 आया। अब यहाँ पर देखो एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? जब हमने 4 के पावर 1 किया तो अंत में 4 आया, जब 4 के पावर 2 किया तो अंत में यहाँ पर देखो 6 आया, जब हमने 4 के पावर 3 किया तो फिर से अंत में 4 आया, फिर जब 4 के पावर 4 किया तो अंत में 6 आया। यहाँ पर देखो पहले 4 आया, 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। अगर हम 4 के पावर 5 करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, फिर 4 के पावर 6 करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे ऐसे 4 के पावर n तक हम काम करते रहेंगे तो हमें अंत में क्या मिलेगा? अंत में ऐसे 6 4 6 4 6 4 ऐसे मिलता हुआ चला जाएगा। एक बार फिर से देखो यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है। यहाँ पर पैटर्न ये बन रहा है कि जब हमने 4 के पावर 1 किया तो 4 आया, जब 4 के पावर 2 किया तो अंत में 6 आया, जब 4 के पावर हमने 3 किया तो अंत में क्या आया? 4 आया, जब 4 के पावर 4 किया तो अंत में फिर से क्या आ गया? 6 आ गया। यानी कि यहाँ पर हर बार क्या रिपीट हो रहा है? अंत में 4 6 4 6 ऐसे 4 6 4 6 रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है क्या n का कोई ऐसा प्राकृतिक मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो? क्या यहाँ पर n का कोई ऐसा प्राकृतिक मान होगा जिसके लिए ये संख्या का अगर हम मान निकालें तो यहाँ पर अंत में 0 बन जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? 4 6 4 6। यानी कि n का कोई ऐसा प्राकृतिक मान नहीं है जिसके लिए इस संख्या के अंत में 0 बने। क्या? जिसके लिए इस संख्या के अंत में 0 बने, ऐसा कोई n का प्राकृतिक मान नहीं है। किसी भी संख्या के अंत में 0 कब आता है? जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। अगर 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा? 2 गुणे 5। अगर हम 20 का अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा? 2 दूना 4, 4 पच्चे 20। यहाँ पर देखो जो 10 है उसके भी अंत में 0 है, जो 20 है उसके भी अंत में 0 है। अब यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस करो। देखो
जो 10 है इसके अंत में 0 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है। जो यहाँ पर 20 है इसके अंत में 0 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से है। इसी प्रकार जो 30 है उसके भी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, क्या होगा? 2 दूना 4, 4 छक 24। क्या बनेगा? अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। 2 एकन्नम 2, 2 पाँचे 10, 3 पाँचे 15, 5 एकन्नम 5। 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है? 2 3 5, 2 3 या 6, 6 पाँचे 30। क्या बन रहा है? 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो 30 है इसके अंत में 0 है और इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 2 और 5 है। इसका मतलब कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 50 ही ले लो, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 और 5 उसमें आएगा। जैसे 2 गुणे 5 गुणे 5, 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 पाँचे 10, 10 पचे 50। अब यहाँ पर भी देखो 50 के अंत में 0 है और इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 2 और 5 अनिवार्य रूप से है। यानी कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम इस सवाल को सिद्ध करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिख लो हल। यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा, जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या लिखेंगे? कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होता है। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। क्या हमने लिख दिया? हमने लिखा कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। तो ये जो 4 के पावर n दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या दिया है? 4 के पावर n। तो 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 के पावर n। हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 पावर n, यानी कि 2 दूना 4 के पावर n। यहाँ पर देखो जो 4 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः n का ऐसा कोई प्राकृतिक मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ
4 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः n का ऐसा कोई प्राकृतिक मान नहीं है। n का ऐसा कोई प्राकृत मान नहीं है, जिसके लिए संख्या 4 के पावर n 0 पर समाप्त हो सके, 0 पर समाप्त हो सके। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होती है? कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। तो हमने क्या किया, 4 के पावर n का हमने अभाज्य गुणनखंड किया। यहाँ पर हमने देखा कि जो 4 है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः n का ऐसा कोई प्राकृतिक मान नहीं होगा जिसके लिए संख्या 4 के पावर n 0 पर समाप्त हो सके। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो LCM और HCF ज्ञात करना हमने पहले लेक्चर में बताया था, यानी कि 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। कैसे ज्ञात किया जाता है? जो संख्या दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या संख्या है? 6 और 20 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। 6 का करो, 2 3 6, 3 एकन्नम 3, 2 दहाइम 20, 2 5 10, 5 एकन्नम 5। अब इन संख्याओं को जो आपने अभाज्य गुणनखंड किया, इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दो। क्या लिखेंगे? यहाँ जो 6 है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है, और जो 20 है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 है। अब हमें निकालना है LCM और HCF। तो पहले HCF निकालो। HCF कैसे निकाला जाता है? यहाँ पर देखो, इन अभाज्य गुणनखंड में दोनों में कौन कॉमन है? यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, और कोई संख्या कॉमन है? नहीं है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2। HCF निकालते समय हम ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा था? 2 आ रहा था, तो इसका HCF हो गया 2। LCM अब निकाल लो। LCM कैसे निकाला जाता है? जो कॉमन है उसको लिखना ही लिखना है, और जो कॉमन नहीं है यानी कि जो बच गए हैं उनको भी लिख लो। तो ये हो गया 3 गुणे 2 गुणे 5। अब इनका गुणा कर लो। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 5 60। तो LCM हमारा कितना हो गया? 60। हमसे कहा गया था 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और इनका LCM और HCF ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया? इनका अभाज्य गुणनखंड कर लिया, फिर इनको हमने अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दिया। फिर यहाँ पर हमने HCF निकाला। कैसे? हमने देखा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा था?
2 ही कॉमन आ रहा था, तो HCF हमारा कितना हो गया 2। फिर हमने LCM कैसे निकाला, हमने देखा कि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो उसको लिखना ही लिखना है, फिर जो बच गए हैं उनको भी लिख दो, फिर उनको हमने हल कर लिया, आ गया हमारा LCM 60। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। फिर क्या कह रहा, और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कह रहा है कि 96 और 4 का पहले HCF ज्ञात कर लीजिए, फिर HCF की सहायता से LCM हमें ज्ञात करना है। हम जैसे HCF और LCM ज्ञात कर लेते थे एक साथ, वैसे हमें नहीं ज्ञात करना, हमें पहले HCF ज्ञात करना है, फिर उसकी सहायता से LCM ज्ञात करना है। पहले आपको करके दिखाते हैं तब समझ में आएगा। क्या कहा, 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, किससे कटेगा 2 से, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकन्नम 3। अब इसका कर लो, 2 एकन्नम 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एकन्नम 2। अब किससे कटेगा, 101 से ही कटेगा, 1 आ गया। अब जब इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया तो इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दो। क्या लिखेंगे, यहाँ 96 बराबर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब 404 को लिख लो, क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 101। हमें ज्ञात करना है HCF। HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, हम ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 है, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखते हैं, तो इसको हमने लिख दिया। फिर से जो कॉमन है उसको भी एक बार लिखेंगे, तो ये हो गया। और कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो इनका गुणा कर लो, कितना आ गया, 2 दूना 4। जो हमारा HCF आ गया वो आ गया हमारा 4। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना होता है LCM, तो हम यहाँ पर तुरंत ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें HCF की सहायता से LCM ज्ञात करना है। HCF की सहायता से LCM ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, लिखेंगे, हम जानते हैं, बेशक आप नहीं जानते हैं, लेकिन लिखिए, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। HCF इंटू LCM के हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं यहाँ पर क्या हैं, 96 और 404 हैं। कहा है गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा।
तो ये हो गया 96 गुणे 404, तभी तो गुणनफल आएगा। इन दोनों का हम गुणा करेंगे। कहा है दो संख्याओं का गुणनफल, हमने गुणनफल कर लिया। ये बराबर किसके होता है? HCF इंटू LCM। HCF हमारा कितना आया? 4 आया है, गुणे LCM, ये हो गया। अब 4 यहाँ पर क्या कर रहा है? गुणा, इधर आकर क्या करेगा? भाग। तो 96 गुणे 404 बटे 4 बराबर LCM। 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 शून्यम 0, 4 एकन्नम 4, 101 आ गया। 96 का गुणा कर लो, तो 96 एकन्नम 96, 96 एकन्नम 96, हमारा LCM आ गया। LCM हमारा कितना आ गया? 9696। LCM हमारा कितना आ गया? 9696। हमसे कहा गया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हमने 96 का और 404 का अभाज्य गुणनखंड किया, फिर हमने HCF ज्ञात कर लिया। फिर हमसे कहा गया था कि फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कहा गया था? फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF की सहायता से हमें LCM ज्ञात करना था। तो हम क्या लिखे? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किया हमने, फिर हमारा आ गया LCM 9696, यानी कि 9696 हमारा LCM हो गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात कर लो। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या है? 6, 72, 120। 6, 72, 120 इनका अभाज्य गुणनखंड करो। 2 3 6, 3 एकन्नम 3, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकन्नम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकन्नम 3। अब इनका कर लो। 2 6 12, 2 शून्यम 0, 2 3 6, 2 शून्यम 0, 2 एकन्नम 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 एकन्नम 5। अब इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। क्या लिखेंगे? यहाँ 6 बराबर क्या है? 2 गुणे 3। 72 बराबर क्या होगा? कितने बार 2 है? 1 2 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या है? 120। कितने बार 2 है? 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हमें ज्ञात करना है HCF। HCF कैसे ज्ञात करते हैं? हम देखते हैं सब में कॉमन क्या है, यानी कि इन तीनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या है? ये 2 कॉमन है। और कुछ कॉमन है? ध्यान से देखो, और कुछ कॉमन है? हाँ, क्या कॉमन है? ये 3 कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है? 3 है। तो ये 2 गुणे 3 हो गया। और देखो कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 2 3 6। अब ज्ञात कर लो LCM। क्या? LCM। LCM कैसे ज्ञात किया जाता है? जो कॉमन है उसको लिख लो। क्या है? 2 गुणे 3। अब हम ये देखते हैं क्या कोई ऐसी संख्या है जो केवल 2 में ही कॉमन हो? क्या ऐसी कोई संख्या है? हाँ। क्या? ये 2 में ही कॉमन है, और ये भी 2
दोनों में है। तो जो कॉमन हो गया उसको भी यहाँ पर लिख लो, जो 2 में भी कॉमन है उनको भी लिख लो। तो 2 गुणे 2 हो गया। अब जो बच गया है उनको लिख लो। क्या बचा? 3 और 5। 3 गुणे 5 गुणा कर लो। 2 तियाँ 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 गुणे 3 5 15 गुणा कर लो। 15 चौके 60, 60 के 0 हासिल 6, 15 दूना 30, 30 6 36। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 360 आ गया। फिर से आपको बताते हैं हम कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है? जो तीनों में कॉमन होगा उसको तो कॉमन करेंगे ही करेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या था? 2 और 3 था, तो हमने 2 गुणे 3 लिख दिया। फिर हम देखते हैं क्या ऐसी कोई अंक है जो केवल 2 में ही कॉमन हो, उसको भी हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन था, यहाँ पर फिर से 2 कॉमन था, तो 2 गुणे 2 हो गया। जो बच गया उनको हमने लिख लिया। यही होता है 3 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने और एचसीएफ ज्ञात करने में अंतर। 2 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होता है तो सिर्फ हम देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं और जो बच जाता है उसको लिख लेते हैं। लेकिन जब हम 3 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं? जो तीनों में कॉमन होगा उसको तो कॉमन करके लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर देखेंगे कोई ऐसी संख्या है जो केवल 2 में ही कॉमन हो, उसको भी कॉमन हम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा उदाहरण। तो आज इतना ही। कल हम करेंगे 1.1 प्रश्नावली के सवाल। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।